नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 ऑफ सर्कल चैप्टर। तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, वेरी डिफिकल्ट। पहले 3 सम बहुत इजी, फिर आगे बहुत मज़ा। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें। पहले एक थियरम पढ़ना है, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें कुछ है नहीं। इफ टू सर्कल टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज इन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, देखो सिंपल बात बोल रहे हैं कि भाई अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और इनका जो सेंटर है ये हमेशा एक ही लाइन में लाया करेगा। अभी ये जो मैंने बनाया है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नली टचिंग। हमारे पास इंटरनली टचिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल बनाया और ये सर्कल बनाया, तो ये सेंटर और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही लाइन में होगा, इतना कहना चाहते हैं। इसके साथ मैं तुम्हें एक और चीज़ सिखा देता हूँ, वो क्या है कि अगर ये ए है, ये बी है, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ मैं पी, तो जो ए डैश पी डैश बी है ये तो एक ही लाइन में है, इस थ्योरम ने ये बोल दिया। पर अगर तुमको पूछा है टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा मालूम है? ये होगा R1, ये होगा R2। सर R1 R2 क्या होता है? R1 मतलब पहले का रेडियस, R2 मतलब दूसरे का। दोनों को ऐड करोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, खत्म कहानी। इसमें क्या होगा, इसमें जब डिस्टेंस तुम फाइंड करने जाओगे वही सेम डिस्टेंस, देखो इधर ये ए, ठीक है, इधर हम लोग इसके सेंटर को मान लेते हैं बी। तो अब ये थोड़ा मैं तुमको डिटेल में बता देता हूं। ये देखो ये R1 है, ठीक है, और ये R2 है। ठीक है, उम्मीद है तुमको अच्छे से दिख रहा है। तो ये R1 और R2, अब तुम खुद ही सोचो, अगर R1 में से R2 निकाल दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। R1 में से अगर R2 निकाल दिया तो तुमको क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। तो डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। याद रखना जब ये फॉर्मूला लगाते हो R1 हैज टू बी ग्रेटर देन R2 बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता नहीं है। उम्मीद है तुमको क्लियर है। अगर एक्सटर्नली टचिंग है तो ये, इंटरनली टचिंग है तो ये, मतलब एक्सटर्नली टचिंग में सम होता है और इंटरनली टचिंग में क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर है? इंटरनली, एक्सटर्नली सम, इंटरनली डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रेडियाई, सम ऑफ रेडियाई। ठीक है, पूरे एक्सरसाइज में क्या होने वाला है, अब तुम्हारा ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सम है इसमें यही करेंगे, एकदम फालतू और इजी सम्स है। पर जो लास्ट के दो है ना, कसम से बोलता हूँ मजेदार सम है, एकदम मजा आ जाएगा तुमको भी मुझको भी। मुझको तो बेटा तुम बोलो ही मत, मुझको तो ऐसे सम्स देख के ऐसे ही मजा आ जाता है भाई, देख के खुशी होती है। अब बड़ा सम मिला ना तो थोड़ा कॉन्सेप्ट मिलता है, तुमको समझाने में मजा आता है, तो बड़ा मजा आता है मुझको। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई क्या है नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम में देखो क्या है, हमको इस सम में बोला है टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 एंड 4.8 टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। वही अभी तुमको सिखाया, अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंटरनली टच कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंटरनली अगर टच करेंगे तो क्या होता है भाई? सिंपल, इंटरनली टच करते तो डिफरेंस होता है। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल्स टू क्या? R1 माइनस R2, वेयर R1 रेडियस ऑफ बिगर सर्कल और R2 क्या है? तुम लिख लेना भाई, छोटा सर्कल, स्मॉलर। हाँ ठीक है, ये सब तुम टाइम पास मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। ठीक है, तो अभी माइनस करेंगे और क्या भाई, 4 क्या आ गया भाई? 4.8 माइनस 3.5 माइनस करोगे तुम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई? 1 और 3 बचा मेरे को लगता है, तो 1.3 मीटर सेंटीमीटर दिया। यस, सेंटीमीटर। ठीक है, तो यार ऐसे बचकाने सम भी होते हैं कभी कभी, तुमको मिल जाते हैं, खुशी खुशी कर लिया करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम क्या बोलता है? टू सर्कल ऑफ रेडियस, अभी एक्सटर्नली, यार इसका आंसर ओरली देता हूँ, 5 और 4 9,
5 और 2 7, यानी कि 9.7 इज द आंसर। खत्म कहानी, फालतू सम हमको करने का जरूरत नहीं है, तुम कर लेना, लिखने का इधर, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2, R1 रेडियस बिगर सर्कल, R2 रेडियस स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे ना एक रीजन भी लिखना पड़ता है जो तुम्हारे रिमेंबर दिस में दिया हुआ है। पहले 3 रिमेंबर दिस लिखे हुए हैं एक्सरसाइज के ऊपर, उनमें से एक रीजन एक्सटर्नली का होगा, एक इंटरनली का होगा, वो लिख लेना प्लीज। मैं तुमसे इतनी उम्मीद रख सकता हूँ, फालतू सम्स तुम खुद से कर लो, मैं इंपॉर्टेंट सम्स पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तुम भी उसके लिए ही वीडियो देखते हो, क्योंकि इजी तो सबको आ जाता है ना यार, डिफिकल्ट के लिए तो वीडियो देखते हैं लोग। ये वाला देखो, इसमें भी बच्चों को डाउट आता है, वो भी सॉल्व कर देता हूँ। इफ रेडियस हैव 2 सर्कल आर 4 and 2.8, ड्रॉ फिगर्स ऑफ दिस सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। कैसे करना है ध्यान से सुनना, मैं तुमको कंसेप्ट बता देता हूँ, कर लोगे तुम खुद ही। देखो पहले तुम अपने राउंडर में 4.8 का रेडियस खोलोगे, 4 सेंटीमीटर का रेडियस खोलोगे, एक सर्कल बनेगा बड़ा सा। अब तुमने सेंटर पहले मार्क करना था, फिर सर्कल बनाना था, फिर इस लाइन को तुम थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, ऐसे सीधी लाइन बनाना, मेरे जैसी टेढ़ी वेढ़ी मत बना लेना। अब तुमको यहां पे रखना है, सपोज तुमने ए बी मार्क कर दिया, इसको बी पे रखना है। अब एक्सटर्नली जब बना रहे हो तो ध्यान से सुनना, बी पे रख के इस लाइन पे मेजर कर लेना, कितना 2.8, सपोज ये जो डिस्टेंस है ये 2.8। अब तुम्हें दूसरा सेंटर मिल गया, यहां पे राउंडर रखोगे और सर्कल बनाओगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इससे पास होगा, ठीक है। तुम्हारा अच्छे से बनेगा, आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझा। फिर से सुनो, ए बी बनाया, बी पे राउंडर रखा, ये 2.8 मेजर कर दिया। अब इधर ही राउंडर मत रखना बेटा, ऐसे सर्कल यहां से मत बनाना। तुम्हारा सेंटर कौन है, सेंटर सी है। तुम्हारा सेंटर कौन है, सी, मतलब राउंडर सी पे रख के सर्कल बनाओगे तो बन जाएगा। ये बना एक्सटर्नली के लिए। सर इंटरनली के लिए क्या करने का, देखो पहला सेम, पहला सर्कल बना दिया, ए बी बना दिया। अब ध्यान से सुनना, बी पे रखा तुमने पॉइंट, बी पे पॉइंट जब तुमने रखा तो बी पे रख के जैसे तुमने बाहर की तरफ मार्क किया था, अब अंदर की तरफ मार्क करोगे, ये 2.8 हो जाएगा। अब ये हो गया सी, यहां पे राउंडर रखोगे, सर्कल बनाओगे, इंटरनली बन जाएगा, ठीक है। 100% बनेगा। अभी का अभी चाहिए तो वीडियो पॉज करके देख लो, नहीं आए तो फिर कमेंट में 2-3 गाली दे देना मेरे को, ठीक है, चल जाएगा मेरे को, पर मुझे यकीन है कि मुझे गालियां नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट सम की ओर, जिसका था मुझे इंतजार। और तुमको इंतजार नहीं होता ऐसे सम का, पर मैं तुमको गारंटी देता हूँ, सम बड़ा होगा, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम प्यार करने लगोगे बेटा इस चैप्टर से भी और इस सम से भी। खाली थोड़ा अच्छे से सुनना है, पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार। पेशेंस रख लिया ना तो मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं भाई, ये सम में क्या करना है देखते हैं। पहले तो पढ़ लेते हैं, सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू टच ईच अदर एट आर, line passing through R meets circle at A and B respectively, prove that seg AP is parallel to BQ। जब भी कोई चीज पैरेलल प्रूव करनी होती है ना, तो मेरे दिमाग ने पहले से ही हिंट दे दी होती है कि पैरेलल प्रूव करनी है, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लगती है, या तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट लगती है, या तो फिर लगती है इंटीरियर एंगल टेस्ट। सर टेस्ट बोलते तो जा रहे हो, हमको कुछ पता ही नहीं है बेटा। टेस्ट मतलब क्या समझो, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट बोलती है अगर कोई करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो जो उनको लाइंस बना रही हैं वो पैरेलल होती है। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, जो लाइंस बना रही है उनको वो पैरेलल होती है। अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो भी जो लाइंस उनको बना रही है वो क्या होती हैं, पैरेलल। ये पता होगा, तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 2nd चैप्टर में पैरेलल लाइंस। अब मैं तुम्हें फिर से सिखा दूंगा, डोंट वरी अगर तुम्हें नहीं भी आता है। तो मुझे AP को पैरेलल प्रूव करना है BQ से, तो मैं देख रहा हूँ, देखो Z तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, 2 Z दिख रहे हैं मुझको, मैं तुमको दोनों Z अच्छे से दिखा देता हूँ। पहला Z दिख रहा है APR RQB, या तो मैंने APR को इक्वल करूंगा RQB से, या फिर दूसरा Z दिख रहा है, कौन सा, PAR इक्वल करूंगा RBQ। किससे इक्वल होंगी वो अभी सम हमको बताएगा कैसे होंगी। अब हम लोग सम में जो गिवन वगैरह है वो हम लिखेंगे, मतलब हम लिखेंगे मतलब तुम लिखोगे, मेरे से गिवन की उम्मीद मत रखना, सम पहले ही बड़ा है, एक बोर्ड पे पहले ही करना डिफिकल्ट है। तो मैं गिवन तुमको आइडिया दे देता हूं क्या लिखना है। देखो गिवन में तुम क्या लिखोगे, गिवन में लिख लेना ये सर्कल्स विद सेंटर P and Q टच ईच अदर एट R, ठीक है। इतना लिख दिया तो भी चलेगा, काफी है, ठीक है, इतना लिख दिया तो भी गिवन में काफी है। टू प्रूव में तो सबको पता ही है क्या लिखना होता है, टू प्रूव में ये लिख लोगे 3 चीजें। अब मैं शुरू कर रहा हूं असली सम, यानी कि प्रूफ। देखो प्रूफ कैसे स्टार्ट किया जाता है वो स्किल डेवलप करते हैं आज हम, ठीक है। इस सम में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम है क्या होने वाला है, स्पेस।
बहुत बड़ा सम होगा तो पूरे बोर्ड पे करना मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, तो मैं थोड़ा स्पेस रिस्ट्रिक्टेड करूंगा। उम्मीद है तुमको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। अब हम सम में वहां से शुरू करेंगे जो अपने को पता है, लग रहा है। देखो हमारा टारगेट समझ गया हमको कि z इक्वल करना है एंगल। अब दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक APR और RQB। अगर इनकी दो एंगल को इक्वल करना है तो बेटा एक ही कंसेप्ट लगेगा, वो ये है कि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे। कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, 9th स्टैंडर्ड में सीखे थे। बेटा जो तुम सीख के आ रहे हो ना सिमिलैरिटी से, वो सिमिलैरिटी था। इधर ट्विंस प्रूव करना है, सिमिलैरिटी मतलब सिबलिंग्स, कॉन्ग्रेंसी मतलब ट्विंस। तो 4 टेस्ट है, चारों टेस्ट बता देता हूं। पहले है SSS टेस्ट, फिर SAS टेस्ट, ASA टेस्ट और है HST, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट लगने नहीं वाली है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि SAS लग जाए या ASA लग जाए, मुझे पता नहीं है, देखते हैं। पर ASA लगने का भी चांस बहुत कम है। सर क्यों? क्योंकि बेटा ASA के लिए 2 एंगल इक्वल करनी पड़ती है और एंगल का तो कोई नाता गिवन ही नहीं है। तो ASA भी काम से गई। 2 टेस्ट तो गई, दो बच गई है। कौन सी? SSS और SAS। SSS या SAS में से दोनों में से एक लगेगी, देखते हैं क्या होगा। शुरू करते हैं। अब अगेन यार मैं थोड़ा स्पेस रिस्ट्रिक्टेड हो जाता हूँ, थोड़ा छोटा लिखता हूँ। तो इधर अपना प्रूफ। तो अब हम देखते हैं कि जो AP है ना, ये इक्वल है PR से, ये सबको पता है। हम लिख देते हैं seg AP इज कॉन्ग्रेंट टू seg क्या? PR। क्यों सर? भाई एक ही खेत की मूली, एक ही खेत की मूली बोले तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के, ठीक है। क्लियर? seg AP इज कॉन्ग्रेंट टू क्या? PR। उम्मीद है दिख रहा है, यस। चलो तो seg AP इज कॉन्ग्रेंट टू seg PR। आगे बढ़ते हैं भाई। AP और PR कॉन्ग्रेंट हो गए। अब अगर दो साइड इक्वल हो जाते हैं किसी ट्रायंगल के, तो भाई दो एंगल्स भी इक्वल हो जाती है ना? तो एंगल्स भी इक्वल हो जाती है। तो हम लोग लिखते हैं क्या? इन ट्रायंगल, अभी हम अपने ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल APR। इसको ऐसा टाइम पास करेंगे, बोलेंगे ये 1 है। फिर इधर लिखेंगे seg AP इज कॉन्ग्रेंट टू seg PR और इधर लिखेंगे फ्रॉम 1। सर आप एक नंबर के गधे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। जो वीडियो देख रहा है ना उसके मन में ऐसा आ रहा है कि सर इधर आप इन ट्रायंगल लिख के यही इधर लिख देते तो भी चलता था। नहीं बेटा, समझने की कोशिश करो। रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल का कंसेप्ट है, वो ट्रायंगल का कंसेप्ट नहीं है। इसके लिए टाइम पास करना जरूरी हो जाता है कि इसको 1 लिखा फिर फ्रॉम 1 लिखा, ठीक है। तो तुम्हारे जो डाउट्स है ना मुझे सब पता होते हैं। अब AP इक्वल टू क्या हो गया? PR। अब मैं बोल सकता हूं AP के सामने वाली एंगल ARP कॉन्ग्रेंट है एंगल किससे? PR के सामने। कौन है PR के सामने? A, यानी कि PAR। और ये कहां से आया? बाय आइसोसेलेस एंगल, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इधर एक और रीजन लिखा जा सकता है, वो भी बता देता हूं। इधर लिखा जा सकता है एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट साइड इज कॉन्ग्रेंट। वो एंगल जो कॉन्ग्रेंट साइड के सामने वाली है वो कॉन्ग्रेंट होती है। वो एंगल जिनके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट है वो एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होती है। ये भी लिख सकते हो, पर ये बेस्ट रीजन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब आगे बढ़ते। तुमने ARP इक्वल कर दिया किससे? PAR से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यार ये काम जो मैंने APR में किया ये RQB में भी हो सकता था। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं, हमें माफ करना, इसको 1 नहीं, इसको 2 दे देते हैं, क्योंकि 1 तो हम यूज कर चुके। इसको 2 दे देते हैं। अब हम लिखते हैं सिमिलरली, मैं बोल देता हूं क्या? ट्रायंगल RQB इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सिमिलरली बोल दिया। अभी रीजन कम लिखेंगे, सिमिलरली में पता चल जाता है कि वही हो रहा है से। तो अब मैं लिखूंगा यहां पे, ध्यान देना, एंगल। देखो RQ इक्वल होगा QB से, अगेन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। RQ के सामने वाली एंगल RBQ कॉन्ग्रेंट QB के सामने वाली एंगल BRQ। ये दे देती है रिजल्ट नंबर 3, ठीक है। उम्मीद है यहां तक सम क्लियर है, अच्छे से समझ रहा है। अब क्या हुआ एक बार रिवाइज कर लेते, क्योंकि बच्चे खो जाते हैं ना बीच में, वीडियो में तो ध्यान लगता नहीं है, साइड में यूट्यूब चल रहा है और कोई गाना वाना आ गया तो गाने पे क्लिक हो जाते हैं। तो इधर ध्यान से सुनना भाई।
तो हमने क्या किया, AP कॉन्ग्रुएंट किया PR से, इस ट्रायंगल में हमने बोल दिया क्या ये दो साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लगाया और आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम की वजह से दो एंगल भी इक्वल हो गई। कौन सी दो एंगल, इनके सामने वाली, AP के सामने वाली R, PR के सामने वाली A। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी काम किया, RQ के सामने वाली B, QB के सामने वाली R, उसको इक्वल कर दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत ही बेहतरीन एंगल्स तुमको दिख रही होंगी यहाँ पे, ध्यान से देखना, वो है PRA या उसको ARP बोलो, जो भी तुम बोलो, मैं बोलता हूं ARP, इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या, BRQ। रीजन तुम सबको पता होना चाहिए, रीजन होता है VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दो चीजों को ऑब्जर्व करो बेटा, तुमने ARP इक्वल कर दिया BRQ से, मतलब क्या, ARP इक्वल था PR से और BRQ इक्वल था RBQ से। बेसिकली तुमने ये प्रूव कर दिया कि पहला दूसरे से इक्वल था, तीसरा चौथे से। अब तुमने बोल दिया पहला और तीसरा इक्वल है, मतलब भाई सभी इक्वल हो गए, मतलब सब इक्वल हो गए। तो हम इधर लिख देते हैं फ्रॉम, सब कौन सर, ये चारों एंगल, फ्रॉम 1 2 एंड 3, हम चारों एंगल को इक्वल करके रख देते हैं, किधर काम आएगी वो भी पता चल जाएगा तुम। PAR नहीं भाई, PAR है ही नहीं ना, PAR है, हाँ चले, PAR इज इक्वल टू ARP इज इक्वल टू RBQ इज इक्वल टू क्या, BRQ। इसको हमने इक्वल करके रख दिया। एक और सिंप्लीफाइड काम करके रख देते हैं, इनको बोलते हैं क्या, X, और इसको रिजल्ट नंबर दे देते हैं A। ठीक है, 1 2 3 अभी बहुत हो गए, अभी ABCD सीखेंगे। इसी के साथ तुम्हारा जूनियर सीनियर फर्स्ट स्टैंडर्ड भी रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो PAR इक्वल हो गया ARP से, RBQ से BRQ के, चारों एंगल इक्वल हो गई हैं। अब देखते हैं कहां पे काम आती है। मुझे क्या चाहिए, मुझे AP पैरेलल करना है QB से। मेरे काम की एंगल कौन सी है, ध्यान से सुनना, मेरे काम की एंगल है APR पिक्चर में है, इधर APR पिक्चर में नहीं है, देखो दिख रही है तुमको APR पिक्चर में, मुझे भी नहीं दिख रही है। दूसरी दिख रही है फिर, PAR पिक्चर में है, हाँ PAR है, PAR इक्वल करनी है RBQ से। क्या PAR और RBQ इक्वल है, यस, वेरी गुड, माय वर्क इज डन। ठीक है, अब मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना, मैं लिखता हूं क्या, एंगल PAR इज इक्वल टू RBQ, ये कहां से आया, फ्रॉम A, और इधर रीजन लिखूंगा बट, क्या बट भाई, बट दीज आर what, which type of angles, we already discussed it, but these are कौन सी, alternate angles, these are alternate angles made by, ये भी लिखना जरूरी है, made by कौन बना रहा है इनको, AP and QB। also इधर made by AP कॉमा QB दे देते हैं, फिर एक ट्रांसवर्सल भी दे देंगे ना, AP QB एंड PQS ट्रांसफर। PQ ट्रांसवर्सल है कि कोई और है, एक बार देख लेते हैं। PAR और RBQ यानी कि ट्रांसवर्सल कौन है रे, AB, एंड AB एज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने बोल दिया ये ट्रांसवर्सल और ये दो लाइंस है जो बना रही है इनको, देयरफॉर बधाई हो, पहला सम खत्म, मतलब पहला पार्ट, सेग AP पैरेलल टू सेग BQ। रीजन देंगे क्या, बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। भी लिखना है लिख लेना, मेरे पास जगह कम है, तुम लिख लेना भाई, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ये हो गया सम का पहला हिस्सा खत्म यहाँ पे। अब आते हैं दूसरे हिस्से में। दूसरे हिस्से में देखो क्या बोला है, दूसरे हिस्से में बोला है ट्रायंगल APR सिमिलर करना है RQB से। सीधा इनके अंदर आ जाते हैं, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB। ध्यान से सुनना भाई, APR और RQB को सिमिलर करना है। अब ध्यान से सुनो, इनको सिमिलर करने के लिए 3 टेस्ट है, AA,
SSS, और कौन सी है SAS। अब सबसे आसान और बढ़िया टेस्ट होती है AA। तो मैं देखता हूं क्या ये AA से इक्वल हो रहे हैं, क्या देखते हैं। तो AA से इक्वल करना है मतलब A इक्वल करना पड़ेगा R से, P इक्वल करना पड़ेगा Q से, और R इक्वल करना पड़ेगा B से। देखते हैं इधर कुछ अवेलेबल है, इधर A में कुछ होंगी। A एंगल देखते हैं, पिक्चर में आई है, हाँ A आई है इधर। A को इक्वल करना है R से, क्या वो R से इक्वल है? हाँ, BRQ से इक्वल है। ठीक है, तो मैं पहले एक काम कर देता हूं, मैं लिख देता हूं एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या BRQ। ठीक है, ध्यान देना, इधर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दोगे तुम। हाँ, A एंगल इक्वल करना है R से, A मैंने BRQ से इक्वल किया, कहां से मिला? फ्रॉम A, फ्रॉम A। और क्या है, और क्या है, और कौन सी इक्वल? देखो A को इक्वल कर दिया R से, अब P को इक्वल करना पड़ेगा Q से। देखते हैं क्या इधर P है, इधर P तो नहीं है, P नहीं कर पाएंगे। फिर R को इक्वल करना है B से, देखते हैं इधर R है, हाँ इधर R है। ठीक है, दिख रहा है इधर ये ARP, यानी कि R एंगल की बात हो रही है। देखो ARP मतलब इसी ट्रायंगल की एंगल है ARP, तो ARP। और ARP इक्वल करना है किससे? B से, तो वो भी है RBQ से इक्वल है। वेरी गुड, तो ये देखो ये दो काम की है। फिर से इधर मैं लिखूंगा क्या? ARP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या? RBQ। फिर से रीजन दूंगा, ये भी कहां से आया? फ्रॉम A। इसी के साथ हमारा काम खत्म। हम बोल देंगे ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB। और रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है रे, बाय AA टेस्ट। तो भाई कैसा मजा आ रहा है कि नहीं? इतने बड़े सम में मजा आना ही चाहिए। मजा आ रहा है तो बेटा तुम ज्योमेट्री में किंग बनोगे, देखना, ये मेरी गारंटी। अगर तुम्हें मजा आ रहा है, हाँ तुम्हें सजा लग रही है बस सर मजबूरी में ये सम सीखना है तो देख रहा हूँ, फिर मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो भाई मैंने इनको सिमिलर कर दिया। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में देखो क्या बोला है। तीसरे पार्ट में बोला है RQB ढूंढो अगर PAR 35 है। ठीक है, तो हम लोग इधर आ जाते हैं। ये अपने सेकंड पार्ट भी खत्म कर दिया। ठीक है, मेरे को लगता है आज मैं स्पेस मैनेजमेंट में तो जीत जाऊंगा, खत्म हो जाएगा सब। तो PAR इज इक्वल्स टू क्या? 35। तो देयरफॉर अब मैं देखो बहुत बड़ा जोल करूंगा, इधर PAR देखो इन तीनों से इक्वल है, तो मैं बोल दूंगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, अब इधर इसको x लेके रखा है ना मैंने ऑलरेडी, ये ऑलरेडी क्या x अज्यूम करके रखा है। अब देखना भाई, चार एंगल मेरी x हो गई है। कौन सी मैं इधर मार्क करके देता हूं तुमको, ठीक है, ताकि तुमको समझने में दिक्कत ना आए। तो PAR ये देखो ये, फिर और कौन सी हुई थी? PAR हुई थी, फिर ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, और फिर ये वाली एंगल। मतलब ये चारों तो हो गई है मेरी 35। अब मुझे पूछा क्या है? RQB पूछा है, तो मैं बोलता हूं, इधर ध्यान से सुनना, मैं इस ट्रायंगल में आ जाता हूं। इन ट्रायंगल क्या? RQB एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या? ट्रायंगल। अब ऐसा अगर तुमने एग्जाम में लिखा ना तो मिलने वाली है मार्क्स नहीं। क्यों? पूरा नाम लिखना पड़ेगा। पूरा नाम है QRB, RQB, मतलब बाकी दो लेटर्स फिल कर देने हैं, और इसका नाम होगा RBQ। कुछ भी लिखो चलेगा। अब देखो QRB तो अपने को चाहिए नहीं, QRB इधर ही है क्या? QRB मतलब BRQ एक ही बात है, ये X है। RQB तो ढूंढना है, मतलब RQB को RQB लिखता हूं, और ये मैंने फिर से इधर RQB और ये RBQ है, तो RBQ तो अपना X ही है। तो थोड़ा नीचे लिखते हैं भाई, इधर थोड़े जगह का इश्यू आ जाएगा। तो ये X है, ये अपने को चाहिए, और ये भी X है। ठीक है, चेक कर लो, ये भी X है। मेरे में विश्वास नहीं हो तो चेक कर लो सब में। तो X प्लस X 2X। RBQ तो अपने को पता नहीं है, उसको एज इट इज, पर बेटा X तो पता है अपने को, X है 35। तो 2 into 35 becomes 70।
ये 70 वो साइड जाएगा माइनस में, तो भाई डायरेक्टली कर देता हूँ मैं इधर। तो 180 माइनस 70 करोगे तो 110। पूरा लास्ट में अपना सम खत्म हुआ है। मुझे वैसे कमेंट आया कि सर सम करके साइड हो जाया करो ताकि हमको एक स्क्रीनशॉट लेना पड़े, तो भाई ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, देखो। उम्मीद है तुमको समझा होगा, ठीक है, कोई डाउट वगैरह नहीं आया होगा, अच्छे से मैंने समझा है। कमेंट में जरूर बताना कि सर अच्छा लगा, समझा। यहाँ तो एक वर्ड पक्का लिखना, क्या? चमका, ठीक है। चमका लिखोगे तो भी समझ जाएगा कि तुमको समझ में आया है, ठीक है। इसी के साथ हमने ये बहुत ही बेहतरीन सम खत्म कर दिया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से करवाया है मैंने तुमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। चलो इस सम में ये भी थोड़ा बड़ा है पर ये अच्छा और इजी है, ठीक है। मतलब पहले जैसा नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है। तो देखो क्या है। In figure, circle with center A and B touch each other at E. Line L is the common tangent which touches the circle at C and D respectively. C और D को टच कर रहा है। Find the length of seg CD. CD का लेंथ फाइंड करना है। If the radii of circle are 4 and 6. तो भाई एक काम करेंगे, तो रेडियाई तो बना देते हैं भाई। तो इसमें ये जो मैंने बनाया ना, तो ये कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखना है। गिवन टू प्रूव तो गिवन लिखना पड़ेगा इसमें तुमको, ठीक है। पर कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन देखो क्या लिखोगे। कंस्ट्रक्शन में इधर ही लिख के देता हूं। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन होने वाला है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में तुम ये तुमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्या? ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू क्या? बी डी, सच दैट ये जो डी ई बी है एक ही लाइन में। तो ये कंस्ट्रक्शन यार समझ लो क्या लिखा है मैंने, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा है। ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है भाई? ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू क्या? बी डी। और ये ई ऐसा है कि ये डी ई बी एक ही लाइन में है, डी ई बी एक ही लाइन में है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तुम्हें। अब चलो भाई सम शुरू करते हैं। कैसे होगा? इजी है ये सम, डोंट वरी। अब देखो भाई, प्रूफ नहीं, सॉरी, ये तो सोल्यूशन है ना, इसमें कुछ फाइंड करना है, तो प्रूफ नहीं सोल्यूशन। तो हम लोग पहले तो बोल देंगे भाई जो AC है वो परपेंडिकुलर है CD को, और जो BD है ये भी परपेंडिकुलर है किसको? CD को। दोनों का रीजन एक ही है भाई, वो क्या है? टैंजेंट थ्योरम। क्या है? टैंजेंट थ्योरम। अब अगर ये परपेंडिकुलर हो गए मतलब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल ACD है ना, ACD इज इक्वल टू क्या? BDC इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। मतलब तुमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया? देखो तुमने प्रूव कर दिया ये 90 है, ये भी 90 है, और ये कंस्ट्रक्शन से ऑलरेडी 90 थी। अब देखो मैं क्या लिखता हूं, इन भाई पेन आ जाओ वापस, हाँ, इन क्वाड्रिलैटरल, कौन सा? ACDE, इन क्वाड्रिलैटरल ACDE क्या है? ऑलरेडी एंगल C इज इक्वल टू एंगल क्या? D इक्वल्स टू क्या? 90 डिग्री। इधर लिखना टाइम पास ऐसा 1 फ्रॉम 1। अभी भाई पूरा पूरा नाम तुम लिखना प्लीज, ठीक है। और एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो 90 है, कहां से आया ये? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर बच गई कौन सी एंगल? ए का पूरा नाम CAE। देखो मैं ए का पूरा नाम लिख रहा हूं और इनका नहीं लिखा तो भी चल जाता था, क्यों? ई का तो पूरा नाम लिखना था, पर सी और डी का नहीं लिखना तो भी चल जाता। बेटा ए में ना अलग अलग एंगल है। अलग अलग मतलब क्या? देखो CAE भी है, CAB भी है, ठीक है, और EAB भी है। इसके लिए ए का पूरा नाम लिखना बहुत जरूरी है। CAE की बात हो रही है, वो 90 है, वो 90 इसलिए है रिमेनिंग एंगल ऑफ क्या? क्वाड्रिलेटरल। बेटा अगर एक क्वाड्रिलेटरल की 3 एंगल 90 हैं तो बाकी बची कुछ भी 90 होंगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की एंगल्स का सम 360 360 डिग्री होता है। अब ये हो गया, तुमने 4 एंगल 90 डिग्री लिख दी भाई। चारों एंगल किस क्वाड्रिलेटरल की 90 डिग्री होती है?
रेक्टेंगल की तो हम बोल देंगे ए सी डी ई इज अ क्या रेक्टेंगल। रीजन देंगे सिंस ऑल एंगल्स आर 90, ऑल एंगल्स आर 90, 90 यानी कि 90 डिग्री। अब रेक्टेंगल हो गया, मतलब काम अच्छा हो गया। काम अच्छा कैसे हो गया, ध्यान से सुनना। मैं लिख सकता हूं ना क्या, ए सी इज इक्वल टू डी ई, एंड मैं लिख सकता हूं सी डी इज इक्वल टू ए ई। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इधर तुम चाहिए तो लिखो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, बट मैं प्रेफर करता हूं सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लिखना, क्योंकि ऊपर मैंने बोल दिया है कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हमको पता है क्या, रेडियस। हमको क्या पता है, रेडियस पता है। तो रेडियस ऑफ, डायरेक्टली लिख देते हैं भाई, सीधा हम बोल देते हैं कि जो ए सी है वो कितना है मालूम है। अब रेडिया दिया है, एसी छोटा सर्कल है, मतलब छोटे वाले का 4 सेंटीमीटर है, और बीडी गिवन है, बीडी गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर, और इधर ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, गिवन। ज्योमेट्री में ना रीजन बहुत होते हैं यार, मुझे भी समझ में आ रहा है। देखो जिधर किधर हमने रीजन 1 2 3 कुछ ना कुछ लिखा ही है। तो अब खेल खत्म होने ही वाला है, बस 2 मिनट बाकी है। तो अगर AC 4 है तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, AC 4 है तो हम बोल देंगे कि देयरफॉर DE इज ऑल्सो 4। अभी इसको दे दो नंबर 1, और नंबर 1 तो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, 2 दे देते हैं 2। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 2। ठीक है, फ्रॉम 2 लिख दिया। क्या DE क्या है, 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि AC 4 था तो DE भी 4 है। अब इसी के साथ हम लोग बोलेंगे BD इज इक्वल्स टू BE प्लस ED, क्योंकि ये कोलिनियर है, B डैश E डैश D। तो BE जो है वो अपने को पता नहीं है तो मिल जाएगा, पर ED पता है ना, ED यानी कि DE 4 है और BD तो ऊपर निकाल के रखा है 6। तो इसी के साथ अपने को मिल गया क्या, BE इज इक्वल्स टू क्या, 6 माइनस 4। आंसर क्या हो जाएगा BE का 2। सर आपने BE क्यों निकाला, बस अभी अंकल की याद आने वाली हमको। हमारे अंकल कौन है भाई, हमारे अंकल ज्योमेट्री में एक ही होते हैं ज़्यादातर, वो है पाइथागोरस। अब मैं देखो क्या लिखता हूं, इन ट्रायंगल। एक बात याद रखना, तुमने इधर ये परपेंडिकुलर बनाया है तो ये परपेंडिकुलर इधर भी होगा, ऐसा नहीं खाली ऊपर वाले को होगा, इधर भी होगा। तो वो बना के दे दिया मैंने तुमको। अब इन ट्रायंगल AED, ठीक है, एंगल AED इज AEB, सॉरी AE, अच्छा इधर हमने इधर E नाम यूज किया यार, इधर ऑलरेडी E है, तो थोड़ा 1 मिनट भाई, 1 मिनट। तो इधर हमने नाम E यूज किया, इधर इन्होंने भी बीच में ये E यूज किया है। तुम नाम कोई और यूज कर लेना, मैं थोड़ा अभी जोल कर रहा हूं, देखना भाई। मैं इस E को यहाँ पे कट करके लिख देता हूँ क्या, ये मेरे लिए कोई और लेटर है भाई, P। ठीक है, तो ये मेरे लिए P है। वैसे नाम से कुछ रखा नहीं है, बट इधर ऑलरेडी E यूज किया है, मेरा ध्यान नहीं था, मैं घर से लर्न तो करके नहीं आया था। तो भाई ये E जो है मैंने इधर दिया है, तुम भले ही P इधर देना या P इधर देना, तुम्हारी इच्छा। तो तुम्हारे नेम अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, पर बेटर है कि तुम मेरे जैसा सम करो, इसको कट करके P लिख देना। ठीक है, एग्जाम में तो तुमको खुद ही करने आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो अब ट्रायंगल AEB में हूं मैं, ठीक है, तो इन ट्रायंगल AEB में हूं मैं। देखो भाई, चल भाई, तो इन ट्रायंगल AEB में एंगल AEB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कहां से आया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो अब देखो क्या हो जाएगा फिर, वही हमारे अंकल की याद, ये 90 है, इसके सामने वाला AB यानी कि ये हो जाएगा मेरा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस क्या, BE स्क्वायर। अब देखो मैंने ये इतनी मेहनत क्यों की बेटा, जैसे ही मुझे AE मिलेगा ना, मैं AE को CD से इक्वल करके रखा हूं, मुझे फाइंड तो CD करना है सब में। तो अब देखो
ए बी पता नहीं है सर हमको, ए बी हिडन है, हिडन और इंट्रिंसिकली गिवन है। कैसे, ध्यान देना, ए बी को मैं लिख सकता हूं ए पी प्लस पी बी, ठीक है, ए पी प्लस पी बी। ए ई तो हमने ढूंढना है तो ए ई को ए ई रखो, और बी ई हमने ढूंढ के रखा है, बी ई कितना है रे 2। सर ये आपने ऐसे क्यों लिखा? बेटा देखो ये ए पी यानी कि ये वाला जो है ना, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है जो कि 4 है, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस पी बी है जो कि क्या है 6, जो कि क्या है 6। तो काम होने वाला है, बस खत्म। अगेन ये सम भी बड़ा ही हो गया थोड़ा, पर यार आई लव दीज सम्स। तुमको भी प्यार होना चाहिए, खाली थोड़ी मेहनत लगती है पर मज़ा बहुत आता है। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 4 करेंगे, 100 माइनस 4 कितना आता है रे 96। तो 96 का इधर ए ई स्क्वायर था, इधर लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा। 96 के तुम निकालो क्या फैक्टर्स, ठीक है, 96 के अगर तुम निकालोगे फैक्टर्स यानी कि 48 इंटू 2, 48 मतलब 6 8 जा, ठीक है। तो करते हैं भाई थोड़ा, तो 2 2 2 8 जा और 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, 3 बार 2 मतलब 8, 3 बार 2 मतलब 8, और 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, 48 इंटू 2 96। तो जो चीज़ 2 बार अंदर 1 बार बाहर, यानी कि कितने 2 अंदर हैं, 2 4 5, 5 अंदर हैं तो 1 तो रह जाएगा, जो 4 अंदर थे वो बाहर आ जाएंगे 2 2 के लिए, और अंदर एक 3 और एक 2 रह जाएगा। तो आंसर आ रहा है क्या 4√6। आंसर क्या आ रहा है 4√6। तो भाई इधर मैं स्पेस मैनेजमेंट में नहीं जीता हूं, ए ही 4√6 मिला। तुम अभी क्या करोगे, इधर ये जो हमने दिया है ना 2 लिखोगे लास्ट में, क्या इधर लिख के दे देता हूं मैं, क्या लिखोगे फ्रॉम 2। अगर ए ई अपना 4√6 है तो सी डी भी 4√6 है। मीटर सेंटीमीटर था क्या क्वेश्चन में, यस, तो 4√6 सेंटीमीटर। इसी के साथ इस सम की भी मैंने कर दी है समाप्ति। उम्मीद है तुम्हें मज़ा आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछो, अगर समझ आया है तो लिखो भाई चमका, ठीक है, तो कुछ तो लिखो यार, समझ में आया। चमका अच्छा नहीं लगा तो लिख दिया समझा, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, बाय बाय।